सर इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब अभी प्रमोट कर रही है, तो सर उस तरफ काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, ऐसे कह सकते हैं। सर वो एरिया क्यों लोग से छूट जा रहा है? वो एरिया इसलिए छूट जा रहा है कि पहले तो गवर्नमेंट ये कहती। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। जी सर आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम पांडे है और मेरे फार्म का नाम श्री साकेत वर्मी कंपोस्ट है। हम लोगों का ये फार्म मोहियापुर विलेज सेक्टर 163 नोएडा 201306 गौतम बुद्ध नगर में है। आप कभी आना चाहें तो आप नोएडा सेक्टर 163 आ सकते हैं। आपका स्वागत है। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ओवर द फोन तो आप डायल कर सकते हैं 999586 90800। सर ये तो सर का एक संपर्क माध्यम है जहाँ से आप आकर सर से मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक मेथड से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी हो सकती है वर्चुअली हम आपको प्रोवाइड करा सकें, वो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँ। हम जैसे जैविक खाद या कछुआ खाद जैसे हम कहते हैं, इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको चाहिए होती है गोबर। आपको खाद बनाने के लिए सबसे पहले गोबर की ज़रूरत नहीं होती जी। सबसे पहले आपको जगह चाहिए। नहीं सर, वो इंडस्ट्रियल एरिया या फिर हम कहीं पे भी सिटी के अराउंड आपको डिपेंड करता है कि आपका विज़न कितना है। आप 500 टन बनाना चाहते हैं, 1000 टन बनाना चाहते हैं, या 100 टन में आपका काम चलता है, या 60 टन में आपका काम चलता है। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको अगर 2 बीघे खेत में बनाना है तो आपको रफली 100 टन खाद बनेगी साल भर में। अगर आपको कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करना है अपॉर्चुनिटी का तो आपको एक बड़ी फील्ड चाहिए होगी, जिसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो कम से कम 1 एकड़ है। अगर आपके पास 1 एकड़ खेत नहीं होगा और आप 200 बेड नहीं लगा पाएंगे तो आप उसको कमर्शियली वाइबल स्टेट में नहीं ला पाएंगे। तो मेरा सजेशन तो यही है कि जो लोग भी इसको करना चाहते हैं वो कम से कम 1 एकड़ लैंड का इंतज़ाम करें। तो सर जैसे हम गोबर अपने फील्ड में लाते हैं जी सर, उसके बाद उसमें क्या प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले तो गोबर हमें यहाँ पे दे जाते हैं ट्रॉली में भर के, उसको हम डालते हैं इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने डाला हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पानी डालते हैं। जो गोबर का सिलेक्शन है वो आइडियली आपको कम से कम मतलब 15 से 20 दिन या 2 से 3 हफ्ते पुराना गोबर आपको लेना चाहिए। सर इसमें ऐसा भी होता है क्या कि गाय का गोबर या भैंस का वो गोबर ऐसे में कोई ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी अच्छी खाद बनती है? आइडियली तो लोग कहते हैं कि गाय के गोबर से ज़्यादा अच्छी खाद बनती है, लेकिन जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाय का ही गोबर लें। आप मिक्स गोबर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो एंड का प्रोड्यूस है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास जो है वो मोरलेस सेम ही होता है, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो। तो इसलिए आप पहले गोबर लाइए, उस पर पानी डालिए, क्योंकि गोबर में क्या होता है कि थोड़ा सा हीट होता है। मीथेन निकालने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए आप इसमें हफ्ते भर तक रोज़ 2 टाइम पानी डालेंगे तो मीथेन गैस जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद में हम इसको उठा के, लेबर उठा के तसले से बेडों में ट्रांसफ़र कर देती है। बेड में भी हम इसको 1-2 दिन रखते हैं, पानी डालते हैं, इसकी कटाई करते हैं मल्टीपल टाइम्स, जिससे कि जो लम्प्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए और गोबर जो है वो लंप वाला ना रह जाए, एकदम सॉफ्ट सिंपल कटा हुआ महीन गोबर बन जाए, भुरभुरा गोबर से तैयार हो जाए। और उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर बेड बना के और केचुआ डिप्लॉय कर देते हैं। केचुए के जो डिप्लॉयमेंट का रेशियो है वो 30 फुट के बेड में 30 kg, मतलब 1 kg पर रनिंग स्क्वायर फीट, आप यूँ कह सकते हैं उसको। या अगर आपका 45 फुट का बेड है तो आपको 45 kg चाहिए। बेड के साइज़ का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो ज़मीन है उसकी लेंथ और विड्थ कैसी है। सब बेड हम कैसा भी रख सकते हैं। हाँ, तो आप 30 फुट का भी बना सकते हैं, 20 फुट का भी बना सकते हैं, 50 फुट का भी बना सकते हैं। सर जो 80 फीट का लोग बनाते हैं सर, उसमें मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये तो लैंड मैनेजमेंट है ना। अगर आपके पास मान लीजिए 100 फुट है, ठीक है, चौड़ाई लैंड की, और दोनों साइड में आप बेड लगा रहे हैं बीच में रास्ता छोड़ के, तो 20 फुट का आप रास्ता छोड़ेंगे, 40-40 फुट के बेड लग गए। इसी तरह से आपका अगर 200 फुट है तो आप 20 फुट का रास्ता छोड़ के 90-90 फुट का बेड लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबा बेड हो जाता है तो उसके बीच में जो चलने की मूवमेंट है लेबर की और जो उसका उतार है
या जो बेड बनाने का प्रोसेस है वो थोड़ा टीडियस हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। बाकी मतलब कोई बेड की लेंथ किसी भी तरह से प्रोडक्शन में या क्वालिटी में हैम्पर नहीं करती है। सर हम 1 एकड़ का जो अपना रेशियो रख के चलते हैं, 1 एकड़ की हम बात करते हुए चलते हैं, सर 1 एकड़ में हम कितने बेड लगा सकते हैं? 1 एकड़ में आइडली आपका मतलब 180 से 200 बेड 30 फुट के लग जाते हैं। 180 से 200 200 फुट, हाँ 200 बेड आइडली इतना लग जाता है। सर पर बेड पे हम कितने गोबर डालते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है। जैसे अगर अभी आपका सर 30 फुट का बेड है, 30 फीट का हम रखते हैं, 30 फुट का जो बेड है उसमें ऑन एन एवरेज 1400-1500 केजी गोबर डालते हैं। और जो बड़ा बेड है रेशियो वाइज इसी तरह से आप बढ़ा लीजिए। बढ़ाते चलेगा। सर हम 1400-1500 केजी का गोबर डाल रहे हैं और हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है वो 600-700 केजी है। सर बचे हुए जो गोबर है वो सर कहाँ जाते हैं? सर ये बताते समय कि हमने इतना डाला, इतना ले लिया, लेकिन सर ये कोई पॉइंट आउट नहीं करता ना, ये ज़्यादा जाए, ये क्या होता है सर? एक्चुअल में क्या होता है सर कि जब आप 3 टन की ट्रॉली लेके आते हो तो उसमें 3 टन सूखा गोबर तो होता नहीं है, ठीक है ना, उसमें पानी होता है। तो 50% तो उसमें पानी होता है, क्योंकि आप जब 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का गोबर उठाते हो तो वो सूखा नहीं होता, उसके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है और बहुत वाटर कंटेंट होता है। तो वही वाटर कंटेंट जब सूख जाता है तो इवैप्योर हो जाता है और वही फिर कम हो जाता है। फिर आप लोग पूछते हो कि यार 1500 किलो डाला था, 600 किलो मिला, तो बाकी जो है वो कहाँ गया? मोस्टली लोग बताते यही हैं कि 1500 डाला, वो इस पर मतलब फिगर आउट ये नहीं दिखाते ना कि हमने इतना प्रोड्यूस निकाला, वो तो बताती कि हमने इतना डाल दिया। अब जो कैलकुलेशन आती है ना तो हम 1500 के हिसाब से लोग करते चले जाते हैं। जैसे हम गोबर ला के रखते हैं, सर उसको बेड हम अपना कैसे तैयार करें? सर उसमें गोबर डालने से पहले बेड को हम कैसे मैनेज करें? गोबर डालने से पहले हम लोग देखो 2 थॉट्स हैं इसमें। कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं कि जो नीचे पॉलीथीन भी नहीं बिछाते और साइड में ईंट भी नहीं डालते, तो ज़मीन के ऊपर गोबर फैला देते हैं और उसी को डिकम्पोज करते हैं और वही खाद निकाल के बेच लेते हैं। जो दूसरा स्कूल है वो ये कहता है कि हम थोड़ा क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। तो क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें उसमें जो मिट्टी का कंटेंट है ना, जैसे अगर आप पॉलीथीन नहीं बिछाते हैं तो नीचे कुरेदा मारेंगे, फावड़ा चलाएंगे, तो उसमें जो नीचे की मिट्टी होती है वो खाद में मिलती जाएगी। तो टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ अर्थ और सॉइल इनटू द कंपोस्ट, हम इसमें नीचे पॉलीथीन बिछाते हैं। तो पॉलीथीन बिछाएंगे, साइड में ईंटें लगा देते हैं। साइड में ईंटें लगाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि गोबर चारों तरफ फैले ना। वो जो ईंट का बाउंड्री वॉल आपने बना दिया उसी तक रहता है, और केचुआ जो है उसके अंदर ही दाएं बाएं नहीं जाता, बेड से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन आपने बना दिया जी। उसका आपने जोन डिसाइड कर दिया कि आपको इसी के अंदर रहना है, इसी के अंदर खाना है, इसी के अंदर पीना है, इसी के अंदर आपने रिप्रोडक्शन करना है और इसी के अंदर आपने मर जाना है। तो पहले हम पॉलीथीन बिछाते हैं, पॉलीथीन बिछा के फिर हम उसके ऊपर ईंट लगा देते हैं। आइडियली जो हम लोग लेके आते हैं 10 फुट की ट्यूब होती है। 10 फुट की ट्यूब को जब हम बाइफरकेट करते हैं तो 10-10 फुट के हमारे को 2 टुकड़े मिलते हैं। तो 10 फुट का 10 बाई 30 का एक टुकड़ा बिछाया और उसको बीच में से बाइफरकेट कर दिया और दोनों साइड से ईंट लगा दी। तो आइडियली 4-4 फुट के 2 बेड एक पॉलीथीन पे तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बेड आप गोबर डाल दीजिए। अगर आपका 30 फुट का है तो आप 1500 किलो डाल दो, अगर आपका 40 फुट का है तो उसी रेशियो में आप उसको डाल के, और उसी रेशियो में आपको केचुआ भी डिप्लॉय करना होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई 30 फुट के बेड पे 30 किलो केचुआ डाल रहा है। सर ये बेड लगाने के बाद उसे कितने टाइम बाद कचुआ डिप्लॉय करते हैं? नहीं, बेड आपने लगाया, गोबर आपने डाला, 1-2 दिन आपने उसकी कटाई की, गोबर सॉफ्ट हो गया, जी। भुरभुरा बन गया, तो आप उस दिन अपना केचुआ लगा दीजिए और उसके बाद में उसको पराली से या बोरी से जो भी आपके पास अवेलेबल है मतलब मल्चिंग करनी है आपको। सर इसमें ये सही चीज़ है, आप थोड़ा इस पर बताइए कि जैसे कहीं कहीं प्रणाली डला हुआ देखते हैं, कहीं कहीं देखते हैं कि उसको बोरे डले हुए हैं और कहीं कहीं नेट डालते हैं। सर इन तीनों के क्या क्या अपने एस्पेक्ट्स हैं और कैसे यूज़ करते हैं? तो देखो नेट तो हमने भी डाला हुआ है 1-2 बेडों पे। जी। तो पहले मैं आपको बता दूं पराली का। पराली में ऐसा होता है कि इसको मल्च करते हैं थोड़ा सा अंधेरा करने के लिए। जी। एक तो जब आप मल्चिंग कर देते हैं तो बेड में अंधेरा हो जाता है, तो जो केचुए की डिस्कम्फर्ट है बिकॉज ऑफ द सनलाइट वो ख़त्म हो जाती है। अब कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पराली मिलती नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ पे नोएडा में भी है, अब पराली मतलब धान कट रहा है लेकिन पराली मिलेगी नहीं,
और पराली मिलेगी भी तो 12 से 15 हज़ार रुपये टन की पराली मिलेगी। सर इस अपने 1 एकड़ के फॉर्म में डालने के 1 एकड़ की पराली जो है 12 से 15 हज़ार रुपये में मिलेगी। तो कई जगहों पे मिलती भी नहीं है। अब जैसे अगर मैं बहुत एफर्ट नहीं करूँगा तो मुझे पराली नहीं मिलेगी, तो मतलब हमें एफर्ट करना पड़ता है पराली के लिए। दूसरा क्या होता है, जब पराली नहीं मिलती है तो आपके पास मजबूरी है, आप बोरी लाइए, क्योंकि आपको ढकना तो है, बिना ढके आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, ढकना पड़ेगा आपको। तो बेस्ट तरीका जो ढकने का है वो है हमारे पास बोरी। तीसरा क्या है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि यार पराली मिलती नहीं है और बोरी का भी जो सोर्सिंग है वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो ये नेट लगा के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन नेट लगाने का हमारा 1-2 साइकिल का, जैसे हमने कई बेडों में यहाँ पे लगाया हुआ है नेट, मतलब 2-4%, वो हमारा आइडिया सिर्फ यही था कि हम जाने कि अगर पराली और बोरी ना डाली जाए, क्योंकि नेट जो है वो अबंडेंस में मिलता है, मतलब आप कहीं भी जाओगे ये नेट आपको मिल जाएगा जी। लेकिन आप कहीं भी जाओगे तो बोरी नहीं मिलेगी, बोरी तो पराली नहीं मिलेगी आपको। तो लेकिन नेट को डालने से क्या होता है कि जो मल्चिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, और जब हम वाटरिंग करते हैं तो पानी जो है ना डायरेक्टली नेट से नीचे बहुत धीरे जाता है, बहुत धीरे जाता है। सर इसमें नेट तो काफ़ी क्वालिटीज ही आती है, एक परसेंटेज ये 75% है। जी। तो अगर हम 75% हमने यहाँ पे डाल रखा है, कुछ लोग 50% डालते हैं, और जो रेगुलर नेट आता है वो 25% का होता है। 25% का मतलब ये हो गया कि 25% का उसमें जो है थ्रेड लगे हुए हैं, 75% उसमें ओपन है। फिर 75% तो 25% अगर डालेंगे तो इसमें हमारे पास दुनिया भर का जो सनलाइट है वो अंदर चले वो अंदर जाएगी, जो कि केचुए को काम करने में, मतलब व्यवधान कह लो या ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, वो प्रोवाइड करती है। और जो नेट की खाद बनती है वो भी बहुत बढ़िया नहीं बनती, क्योंकि ऊपर वाला जो नेट है ना, नेट के ऊपर वाला जो लेयर है वो सूख जाता है। तो जब वो सूख जाता है तो उसके डले बन जाते हैं, वो हार्ड हो जाता है, और वो मशीन में डल के भी कटता नहीं है। हाँ, तो जो नेट वाला एक्सपेरिमेंट है, लोग कहते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया का हर आदमी का अपना डेफिनेशन है। हाँ, ये तो डिपेंड होता है कि कैसा देख रहा है बढ़िया। हाँ, तो हमारे हिसाब से वो बहुत बढ़िया नहीं बनता है, काम चलाने लायक ही होता है। लेकिन मतलब अगर आपको पराली या बोरी इजीली अवेलेबल हो जाए तो आप नेट के लिए ना जाएं। हाँ, नेट जो है वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप एक बार खरीद लाओगे तो ये आपका मतलब कम से कम 2-3 साल चलेगा। सर काफ़ी लोग ये कहते हैं, जाती है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पराली जो हम ऊपर से डाल देते हैं सर निकल जाते हैं। तो आइडियली अगर आप आइडियल स्टेट की बात करें, 3 mm की जाली की जो सीविंग होती है, उसमें पराली का कंटेंट जो है ना बहुत छोटा कंटेंट जाएगा। 3 mm आप समझ सकते हो यार कितना है, तो निकलेगा भी नहीं। जैसे कि हमारी जाली जो लगी हुई है, हाँ, वो 3 mm की जाली लगी है जी, तो उसमें से पराली नहीं निकल सकती किसी भी हाल में। पराली तो जो है ना आगे जाके वेस्ट में ही निकलेगी। तो वो मतलब जो ऑब्जेक्शन है आपका या जो क्वेश्चन है, सर काफ़ी क्वेरीज मैंने देखी हुई थी उसमें, नहीं, वो उसमें कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट कहता है वो ये कहता है कि आपको 3 mm की सीव में निकालना है। जो पार्टिकल हैं खाद के, वो अगर चाय की पत्ती से बड़े हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ बाउंड टू बी रिजेक्टेड क्वालिटी वाइज। अगर 3 mm से ज़्यादा है वो, तो वो रिजेक्ट होनी चाहिए टेस्टिंग में। तो 3 mm की सीव में पराली के जो मतलब पार्टिकल्स हैं वो इतने जाते नहीं हैं। तो जैसे हम कछुआ डालते हैं सर, उसके बाद से ढक देते हैं सर, उसके बाद इस पर हम पानी डालते रहते हैं सर। ये लगभग पानी हम कैसे डालते हैं सर, क्या रेशियो होता है, पानी कैसे डालते हैं, कितने दिन पर? पानी का कोई रेशियो नहीं है, आपको बेड को ना मॉइस्ट रखना है, मतलब एक सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए बेड के अंदर, सो दैट केचुआ जो है वो आपका गोबर भी सॉफ्ट बना रहे और केचुए को भी थोड़ी ठंडक मिलती है। क्योंकि अगर बेड गर्म हो जाएगा, पानी नहीं डालेंगे, बेड गर्म होगा तो केचुआ उसमें मर जाएगा, अनकम्फर्टेबल होगा और वो इधर उधर भागेगा और एट द एंड ऑफ द डे वो मर जाएगा। तो पानी डालने का, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं जी, यहाँ पे मई जून में 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो हमें दोनों टाइम पानी डालना होता है, सवेरे शाम। सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर आ जाता है 6-7 पे, तो हमें 3-4 दिन भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो आपको जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस समय, किस काल, किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको, और धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे कितना पानी अपने रीजन के अकॉर्डिंग
डालना चाहिए। तो सर एक आइडियल टेम्परेचर क्या होता है जिसमें केचुए मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, वो आराम से? देखो सर, हम जो एक केचुआ इसमें यूज़ करते हैं, आइसिना फैक्टीरिया, उसको मतलब 5-6 डिग्री से, इवन 0 से भी 50 डिग्री तक वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हाँ, उसको सर्वाइव कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ऑर्फन कि भाई तेरी मर्जी है सर्वाइव हो जाए, नहीं तो तेरी मर्जी है तो मत कर। उसके लिए आपको उसके लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, आइडियल कंडीशन बनानी पड़ती है। तो आइडियल कंडीशन यही है कि अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर है तो आप सवेरे शाम उसमें पानी डालिए, ठीक है, और उसको मॉइस्ट रखिए, बेड को ठंडा रखिए। बहुत सारे लोगों के जो फार्म्स हैं वो बागों में, पेड़ों के नीचे, वहाँ कम डालना पड़ता है पानी। वहाँ पे पानी भी कम डालना पड़ता है, केचुए की फर्टिलिटी भी कम होती है और जो क्वालिटी होती है कंपोस्ट की वो भी बढ़िया होती है, क्योंकि आपने बहुत पानी उसमें नहीं डाला। आप उसमें जितना पानी डालते हैं उतना जो गोबर का साइवा है वो नीचे बहता जाता है ना जी। तो जब आप कम पानी डालेंगे तो जो सारा गोबर का न्यूट्रिएंट है वो एसिमिलेट होता है। हम लोगों के केस में क्या होता है कि वो कंसिडरेबल क्वांटिटी में बह जाता है। तो इसलिए आपको केचुए को मतलब ज़िंदा रखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। आप उसको जस्ट लाइक दैट नहीं छोड़ सकते कि भाई तेरी मर्जी है, वो नहीं चलेगा। ठीक है सर, इसमें हम इसके बाद सर क्या प्रोसेस होता है? हम इसमें डाल देते हैं, कछुआ डाल दिया, हमने उसको ढक दिया, केचुआ डाल दिया, हमने उसको ढक दिया, पराली से ढक दिया, नेट से ढक दिया, या हमने उसको बोरी से ढक दिया। उसके बाद में हम 10 दिन तक उस पर अच्छा खासा पानी डालते हैं जिससे बेड पूरा मॉइस्ट रहे, पूरा गीला रहे और गोबर की जो सॉफ्टनेस है वो पूरी बढ़ जाए। उसके बाद में क्या करते हैं हम, रफली मान लीजिए आप 15-20 दिन के बाद में बेड को ओपन करके एक बार कुरेदा लगा के छोड़ देते हैं जिससे बेड में एरेशन थोड़ी बढ़ जाए। इसलिए जब आप उस पर रोज़ पानी डाल रहे होते हैं तो गोबर की क्वालिटी होती है कि धीरे धीरे वो जो है स्टैक होता जाता है, ठीक है, और उसमें जो ऑक्सीजनेशन है वो कम होती जाती है। तो आप कुरेदा मार के उसको छोड़ दीजिए। आइडियली 30 दिन में पहला उतार हो जाता है जी। अगर आपने अच्छे से उसका ध्यान रखा है, पानी ढंग से डाला है और कुरेदा लगाया है, केचुआ आपका जिंदा है, तो आपका जो पहला उतार है वो 30 दिन में हो जाएगा। दूसरा उतार अनदर 10-15 डेज, तीसरा उतार अनदर 10-15 डेज। सर और ये जैसे हमारा पहला उतार लेने में लगभग 30 दिन का टाइम लगा सर, उसके बाद 15-15 दिन पर तैयार हो रहा है सर, ऐसा मतलब 30 दिन बाद इतना कम टाइम का लगा? उसका रीज़न है ना कि बेड की जो हाइट थी वो कम हो गई। जैसे हमने जो इनिशियली बेड बनाया था वो 15 इंच का था, मान लीजिए 16 इंच का था, 18 इंच का था, ठीक है, तो उसमें केचुआ जो है वो एक्स लेवल तक ही जाता है ना। तो जब आपने पहला उतार लिया, मान लो 3 इंच का था, 4 इंच का था, तो उसके पास केचुए के पास और नीचे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई। पहले उतार से नीचे वो इतना नीचे नहीं जाएगा, 10 इंच नीचे जाके फिर 10 इंच ऊपर नहीं आएगा, या आएगा भी तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो आइडियली क्या होता है कि जो पहला उतार होता है वो 30 दिन में हो जाता है, फिर उसके बाद में 15-15 दिन पे, या उसमें भी मतलब ये कोई थंब रूल नहीं है कि आप 15 दिन में उतार ही लेंगे। अगर आपने उसमें ज़्यादा पानी डाल रखा है तो 15 का 20 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। या आपने पहले उतार के बाद में ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो गीले ही रह गया 10 दिन तक, बीमारी कर रहा या है मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी नहीं डाला तो उसमें नहीं बनेगी खाद। तो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विजडम तो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है सर, इसमें सर जैसे हम कछुआ डालते हैं सर, वो अपने आप सर फर्टिलिटी करते रहते हैं सर, उनका क्या रेशियो बना रहता है सर? जैसे 60 दिन में हम लगभग बता सर सोच रहे कि 60 दिन में अगेन ये डिपेंड करता है कि उसको कंडीशन कैसी मिलती है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो आइडियल कंडीशन में होता है। केचुआ भी एक मतलब लिविंग बीइंग है, अगर उसको आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी तो उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। बट अगर आइडियल कंडीशन है, सब कुछ आप आइडियली मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर आइडियली मेंटेन्ड है, तो रफली 60 दिन में वो डबल हो जाता है, क्योंकि ये इसी में पैदा होते हैं, इसी में ज़िंदा रहते हैं, खाते हैं, खाद बनाते हैं, इसी में पेरिस हो जाते हैं। तो ये पेरिसेबल एक्चुअली, लेकिन हाँ आइडियल कंडीशंस में ये मतलब 50% to 100% 60 दिन में इतने की इसकी रिप्रोडक्शन होती है। आप एक 30 फुट के बेड में 30 किलो केचुआ डालेंगे, अगर वो मरा नहीं है आपका तो आपको मतलब उससे डबल केचुए दिखाई पड़ेंगे जब आप उसमें हाथ डालेंगे। तो सर एक कछुए की लाइफ साइकिल क्या होती है कंफर्ट जोन में कहते हैं? देखो यार, वैसे तो कहते हैं कि केचुआ मतलब सालों तक लाइफ है उसकी, लेकिन हमारे इस बिज़नेस में केचुआ जो है ना 6 वीक से लेके
और 8 वीक 9 वीक 10 वीक यही उसकी लाइफ, इतने में वो पेरिस हो जाता है। जैसे अभी सर इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे हम जो 3 बार उतार लें हमारा बेड हो गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें खाली करने के बाद बेड से हटाते हैं। जो नीचे का पोर्शन 2 इंच का बचता है उसमें केचुआ होता है। अब उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फिलॉसफी है और मोडालिटीज़ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि केचुए को उसी बेड में साइड में निकाल देते हैं, बीच में जगह बनी है, जैसे 4 फुट का हमारा बेड था, 6-6 इंच में आपने दोनों साइड इकट्ठा कर दिया केचुए को, बाकी आपके पास 3 फुट बचा हुआ है, उस 3 फुट में आपने फिर दोबारा से गोबर डाला, कटाई करी और वही वाला केचुआ जो नीचे पड़ा था उसको उठा के ऊपर कर दिया, ढक दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया उसको क्रेट में भर लो, बेड एकदम क्लीन हो गया, फिर उसमें 4 फुट पे आपने गोबर डाला, अच्छा खासा कटाई करी और फिर जो क्रेट में आपके पास गोबर था, वो केचुआ था, वो आपने उसके ऊपर दोबारा डिप्लॉय करके ढक दिया। तो इसमें कोई थंब रूल नहीं है, आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि आप कैसे करना चाहते हो। आप साइड में रख के भी कर सकते हो, आप उसको निकाल के भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपके दूसरी साइड बेड खाली है तो आपने निकाला नहीं, क्रेट में नहीं भरा, उसी में रखा हुआ था, उधर आपने गोबर डाला है। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे 4 जोन है जी, तो हम एक जोन 15-15 दिन में 20-20 दिन में गोबर डालते रहते हैं। तो एक साइड हम गोबर डालते हैं, दूसरी साइड से केचुआ उठा के उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर दूसरी साइड में डालते हैं, तीसरी साइड से ले आते हैं, फिर तीसरी में डालते हैं तो पहली साइड से ले आते हैं या चौथी साइड से ले आते हैं। कहीं ना कहीं तो खाली हो ही जाता है। कहीं ना कहीं वो 60 दिन में खाली होता रहता है, जी, तो उसमें हम उठा के उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। बाकी कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि भैया पहले आप पेट में भरो या आप पहले बेड बनाओ या आप पहले साइड में नहीं कर सकते हो। तो ये तो अपना कन्वीनियंस है, जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। इसमें बहुत फ्रीडम है एक्सप्लोर करने के लिए। जी। अच्छा सर, इसे यहाँ से निकालने के बाद हम कहाँ क्या करते हैं इसमें, हम बेड से हटाने के बाद से? देखो, हम इसमें कुरेदा लगाएंगे, जी, बेड पे इकट्ठा कर लेंगे, जी, फिर उसको बोरी में भर के या क्रेट में भर के या तसले में भर के एक जहाँ पे हमने सीविंग मशीन लगा रखी है या जहाँ पे भी हमने उसको एक्यूमुलेट करने का एरिया रखा हुआ है वहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं इसको। फिर मशीन जो होती है सीविंग मशीन चला के उसको छान देते हैं। 3 से 4 mm के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साइड आ जाएंगे, वो एक्टिवेटेड है, और जो उससे बड़े पार्टिकल्स हैं वो वेस्ट है, तो उसको वेस्ट को साइड में कर देते हैं। जो खाद निकली वो एक साइड में कर लिया। जब भी उसको बिकने का टाइम आता है 50 किलो 40 किलो 30 किलो 20 किलो जो भी आपकी पैकिंग है उस पैकिंग में उसको पैक करते हैं और बेचने के लिए बाज़ार में डाल देते हैं। सर जैसे इसकी मार्केटिंग में सबसे बड़ा ऐसा जो होता है मार्केटिंग का होता है, इसमें काम तो कर लेते हैं लेकिन बेचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। वहाँ बेचने में दिक्कत तो आती है। सर इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं और कैसी करनी चाहिए? आइडियली यार, लोग जो है ना, लोगों के पास कई सेगमेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। जैसे सर जो सबसे पहला इजीली अवेलेबल सेगमेंट है वो तो मालियों का है, जो नर्सरी है। जी जी आप नर्सरी वालों को दे दो, वो आपके अपने पौधे के साथ खाद बेचेंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसमें आपको छोटी पैकिंग बनानी पड़ती है, मतलब 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की, क्योंकि कोई भी अर्बन गार्डनर जो है वो बल्क पैक लेता नहीं है और माली भी बल्क पैक बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो एक तो आपका ये हो गया जो नर्सरियों का सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट आपका जो है वो लैंडस्केपर्स का है, जो लोग लैंडस्केपिंग करते हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ में आपने देखे होंगे बहुत सारी बिल्डिंगें जो ऑफिस की खड़ी हैं, उसमें 40% जगह छूटी हुई होती है। जी उस 40% जगह पे 20% घास होती है, गार्डन्स होते हैं। तो उस गार्डन पे जो लैंडस्केपर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लेते हैं, वो डालते हैं। आपके जैसे दिल्ली एनसीआर में जो डिफरेंट ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं या कॉरपोरेट बिल्डिंग्स हैं या फैक्ट्री की बिल्डिंग्स हैं, उसमें जो गार्डन्स हैं या जो लैंडस्केप है वो भी एक मेजर बायर है इसके। तीसरे बायर्स जो हैं वो हमें फिर जाना पड़ता है ऑर्चर्ड्स में। लाइक किसी भी फ्रूट का जो ऑर्चर्ड है, इस टाइम जो नॉर्थ इंडिया के लोग अपना माल मैक्सिमम बेच रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि भाई हमारा माल हिमाचल चला जाए, हमारा माल J&K चला जाए या हमारा माल उत्तराखंड चला जाए। जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं या जो डिफरेंट फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें जो हाई वैल्यू प्रोड्यूस है उसमें ये यूज़ होता है। तो आप मान के चलिए आप वो मार्केट भी टैप कर सकते हो। उसके बाद में जो सबसे छूटा हुआ मार्केट है लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो है किसानों का, जो एग्रीकल्चरिस्ट है। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट के पास जाके माथापोड़ी कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि किसान जो है
वो इजीली इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो डीओपी तो और खाद उसमें क्या वैसे- होता है कि जो उस किसान की अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए टाइम बहुत चाहिए। मतलब वो टेक्निकली मार्केटिंग है, उसमें सेलिंग एस्पेक्ट बहुत कम है। आप जाइए, उसको समझाइए, पंचायत में न्योता दीजिए, उसको बुलाइए, उसके पास 10 ऑब्जेक्शंस होंगी, आप उसको मतलब रिमूव करने की कोशिश करेंगे, वो तब भी तैयार नहीं होगा शायद। तो वो वाला जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन उसमें अभी अवेयरनेस नहीं है। जिस दिन उसमें अवेयरनेस आ जाएगी उस दिन इस इंडस्ट्री का ना काया पलट हो जाएगा। फिर इसमें जो है ना बेचने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आप जाते हैं, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र की आपको हर 1 किलोमीटर पे, रूरल एरिया में जाओगे तो हर 1 किलोमीटर पे एक दुकान दिख जाएगी। जी ठीक है, तो जब जो एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, जब वो अवेयर हो जाएगा कि मुझे वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है, तो बॉस वही वाला जो बंदा है ना केमिकल फर्टिलाइज़र वाला, वही आपको बुलाएगा कि भाई साहब मुझे भी दे जाओ, तब आपको बेचने के लिए इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं और कौन सा आपके लिए ईजी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब और जो सबसे छोटा सेगमेंट है वो ऑनलाइन का है। आप ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट या और डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उसमें 1-1, 2-2 किलो, 5-5 किलो का पैकेट जो है वो बिकता है। सर ये इसकी सर मार्केटिंग के बाद आता है सर, इसमें क्या लागत आती है, इससे क्या प्रॉफिट निकलता है? इसमें लागत तो देखो बस एक तो गोबर की है, जो कंसिडरेबल लागत है वो गोबर की है, और उससे भी ज़्यादा कंसिडरेबल लागत जो है वो लेबर की है, और वो बड़ी स्केर्स कमोडिटी है। गोबर तो आपको दुनिया भर का मिल जाएगा, लेकिन लेबर आपको नहीं मिलेगी। तो मेजॉरिटी कंपोनेंट जो है इसमें वो लेबर का है। और रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने में बेच पा रहे हैं। आपके यहाँ सर आप दिल्ली से आ रहे हैं, आप कैसे किस रेट में निकलते हैं? हम तो देखो यार बल्क की पैकिंग करते हैं, 50 किलो से नीचे की पैकिंग नहीं है मेरे पास। तो हम 50 किलो की पैकिंग करते हैं तो हम 5 रुपये में बेचते हैं। 5 रुपये की 250 रुपये का पैक है हमारा। वही कोई लोग अगर नर्सरी के पास में बैठे होंगे जहाँ पे दुनिया भर की नर्सरीज होंगी, तो वो हो सकता है 7 रुपये 8 रुपये में भी बेच लें, लेकिन वो 500 टन नहीं बेच पाएंगे साल भर में, या 1000 टन नहीं बेच पाएंगे साल भर में। वो बेच पाएंगे 100-150 टन। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी है। आपने 2 रुपये 3 रुपये का मार्जिन कमाया, लेकिन आपने 100 टन बेचा। मैंने 1 रुपये का मार्जिन कमाया, लेकिन मैंने 500 टन बेचा, या मैंने 1000 टन बेचा। तो जो मार्जिन है वो तो हर बिजनेस की तरह इसमें भी वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंटल कैसी है। तो सर बेसिकली सर जैसे 1 एकड़ में हम कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं? भाई 1 एकड़ में आप आइडियली मानिए कि अगर आपके 200 बेड हैं 6 फुट वाले, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपको 400, 450 से लेके 500 टन के बीच में प्रोडक्शन मिल जाएगी। सर इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब अभी प्रमोट कर रही है, तो सर उस तरफ काफ़ी लोग नहीं देखते हैं, ऐसे कह सकते हैं। सर वो एरिया क्यों लोग से छूट जा रहा है? वो एरिया इसलिए छूट जा रहा है कि पहले तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया आपका एक्स टर्नओवर होना चाहिए, एक्स अमाउंट का। मान लो आपको गवर्नमेंट का एक टेंडर पार्टिसिपेट करना है, तो वो कहेंगे आपका एक्स अमाउंट का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल का। ठीक है, आधे से ज़्यादा नहीं, 90% लोग तो वहीं निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो 1000 टन मांगेगा तो आपसे कहेगा कि आपका 5 करोड़ का, 4 करोड़ का या 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो उसमें हमारे जैसे जो लोग हैं 1 एकड़ वाले, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, दूर दूर तक वो तो एलिजिबल ही नहीं है टेंडर पार्टिसिपेट करने के। तो इस तरह से लोग निकल जाते हैं। तो उसमें कुछ लिमिटेड लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है जी, जो बहुत से लोग बताते नहीं हैं या बहुत से लोगों को पता नहीं है। अंडर फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट आपको वर्मी कंपोस्ट अगर 50 टन ज़्यादा बनाना है, 50 टन एनुअल से जी, अगर ज़्यादा बनाना है, तो यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 90% लोगों के पास वो लाइसेंस नहीं है। तो जब आपके पास वो लाइसेंस नहीं होता तो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में उस लाइसेंस का भी एक मेजर रोल होता है। तो पहले तो टर्नओवर पे निकल जाते हैं लोग, दूसरे जो है वो लाइसेंस पे निकल जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो मतलब अंदर की जो घालमेल होती है
उसको मीट आउट नहीं कर पाते। तो जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है वो तो बहुत कम लोग हैं जो सरकार को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ सरकार में पैसे अच्छे मिलते हैं। तो नहीं सर, बस धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी एकदम ग्राउंड लेवल से इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया, जो एकदम रियल है। रियलिस्टिक है, यही रियलिस्टिक है। अगर कोई ये कह रहा है कि भैया हम इंजीनियर थे, अपनी नौकरी छोड़ के वर्मी कंपोस्ट बनाने चले आए हैं, तो या तो वो इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर था जिसकी नौकरी छूट गई थी, तभी वो वर्मी कंपोस्ट बनाएगा। यार कोई आईटी का बंदा जिसकी नौकरी चल रही हो, ग्रोथ उसको मिल रही हो, हर साल अप्रेजल हो रहा हो, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो या तो आप इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर थे जिसको जॉब मिल नहीं रही थी, या मिल गई थी तो अप्रेजल नहीं हो रहा था, अप्रेजल भी हो रहा था, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो वो सब लोग वर्मी कंपोस्ट बनाए तो ठीक है, बट उनको भी यही स्ट्रगल करना पड़ेगा अंटिल अनलेस कि आपके मतलब बहुत अच्छे जैक जुगाड़ हो तो आपका काम हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पे हमारे साथ इतनी बातचीत की, अपना टाइम लगाया आधे दिन का।